प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। कल इसके पीछे हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो बिंदुओं पर, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। आज का हम लोगों का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर कोई पॉइंट अच्छी स्थिति में भी ना हो और निरक्षीय स्थिति में भी ना हो तो हम लोग उसका, और कोई वह बिंदु कहीं अन्य पॉइंट पर हो, कहीं अन्य जगह पर हो, तो हम लोग उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा एक जो टारगेट भी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, कोई एक ए बी, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी ये इसका मिड पॉइंट है, और इसके मिड पॉइंट से कोई भी एक बिंदु P यहां है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम करते क्या है कि इस बिंदु से और इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मिड पॉइंट है उसको इस तरह से मिला देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को कि इस पॉइंट को मिला देते हैं। मान लेते हैं कि यह इसके साथ थीटा कोण बनाता हुआ रखा गया है। तो अभी हम लोग पीछे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़े हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इस डायरेक्शन में इसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। अब देखेंगे अगर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इधर है तो इस डाइपोल के कारण इस बिंदु की तरफ इसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इस पी का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा। इस डाइपोल को हम लोग घुमाएंगे, इस डाइपोल को घुमा करके हम लोग दो स्थितियों में लाएंगे, एक अच्छी स्थिति में लाएंगे और एक हम लोग निरक्षीय स्थिति में लाएंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यह हमारा कोई एक डाइपोल है और इस डाइपोल को इस तरह से रखे, इसका डाइपोल मोमेंट इधर था और हमें इस स्थिति में इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस डाइपोल को इस तरह से घुमा लेते हैं। इस डाइपोल को क्या करेंगे, इस तरह से घुमा लेंगे, और इस तरह से घुमा लेंगे तो हमारा जो स्थिति बनेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अर्थात ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल था घूम करके यहाँ आ गया ए डैश पे, और जो ये पॉइंट था जो कि बताया कि इस तरह से रखा था और इसको इस तरह से घुमाया, इस तरह आ गया, तो ये आ गया इस डायरेक्शन में और बी चला गया इस डायरेक्शन में। तो ये इस डाइपोल का एक जो हमारा एक डाइपोल ए बी था, इसका एक कंपोनेंट और मिल गया, वो क्या हो गया, ए डैश बी डैश। तो जो अभी एक नया डाइपोल हमारा मिला ए डैश बी डैश, इस ए डैश बी डैश के का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, तो देखिए कि जो ओरिजिनल हमारा डाइपोल था वो उसका डाइपोल मोमेंट पी है, और हम इसको जब घुमा दिए तो घुमा करके इस डायरेक्शन में ले गए, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो कि पी कॉस थीटा हो जाएगा। देखो थीटा कोण बना है तो इसके जुड़ा हुआ एंगल पी कॉस थीटा। और उसी तरह से इसको एक बार हम लोग निरक्षीय स्थिति में घुमाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर घुमा करके इस डायरेक्शन में ले आएंगे। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो परपेंडिकुलर ले गए तो इसका कुछ इस तरह से पोजीशन बनेगा, बी यहां चला आएगा, बी डबल डैश मान लेते हैं, ये डबल डैश यहां चला जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो इस डाइपोल इस डायरेक्शन में है, यहां से जाएंगे तो ये इसका जो P होगा ये हो जाएगा P साइन थीटा। अब अगर हम लोग डाइपोल ए डैश बी डैश और डाइपोल ए डबल डैश बी डबल डैश को देखें, अगर डाइपोल ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश को देखें, तो ए डैश बी डैश से जो पॉइंट P है यह अच्छी स्थिति में आ गया, अर्थात उस डाइपोल के अक्ष के सीध में हो गया। और जो डाइपोल हमारा दूसरा बना ए डबल डैश बी डबल डैश, उस डाइपोल ए डबल डैश बी डबल डैश से जो पॉइंट P है वो चला गया हमारा लंबवत, अर्थात निरक्षीय स्थिति में। तो अब हम पहले इसके फंडामेंटल फार्मूले को देखें कि जो हमारा डाइपोल था ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम देखेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश, देखेंगे तो अच्छी स्थिति में है, और अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो चाहे या तो बाहर की तरफ हो सकता है या तो अंदर की तरफ से हो सकता है। तो हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में चला गया E1,
उसका मान क्या होगा, तो हम लोग पीछे पढ़े हैं वही अब यहाँ पर फंडामेंटल फार्मूला बनेगा। अच्छी स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला होता है, तो E इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 K इंटू 2p/r³। ये फार्मूला हमारा है 2p/r³। तो यहां पर भी वही फार्मूला उपयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 K इंटू 2p। अब यहां देखेंगे इस p का कौन सा कंपोनेंट होगा, तो p का अच्छी स्थिति में देखेंगे तो p का अच्छी स्थिति में कंपोनेंट क्या है p cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2p cos थीटा, डिस्टेंस वही है तो ये हमारा हो जाएगा r³। मतलब इस मिड पॉइंट से यह जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस स्मॉल r है, इसलिए इसको हम लोग क्या लेंगे स्मॉल r ही लेंगे। दूसरा आता है डाइपोल A डबल डैश B डबल डैश के कारण, डाइपोल A डबल डैश B डबल डैश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हम देखेंगे A डबल डैश B डबल डैश, तो A डबल डैश B डबल डैश जो है इससे यह जो पॉइंट P है ये परपेंडिकुलर है, अर्थात निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 K इंटू p/r³। p यहां पर आएगा p साइन थीटा, क्योंकि जो डाइपोल हमारा है उस डाइपोल A डबल डैश B डबल डैश का डाइपोल मोमेंट क्या है p साइन थीटा, इसलिए यहां पर हम क्या लेंगे p साइन थीटा बाई r³। अब इसका जो डायरेक्शन होगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग पीछे निकाले हैं तो वो इस डायरेक्शन में होगा। E2 का डायरेक्शन अगर देखेंगे इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन समझने के लिए हम लोग इसके पीछे जो टॉपिक पढ़ाया गया निरक्षीय स्थिति में वहां पर देखेंगे तो निरक्षीय स्थिति में हम लोग जब निकाले हुए थे तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वो कुछ इस डायरेक्शन में आया था, जिसमें हम लोग ऐसे मिलाए हुए थे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया था, इसका इधर आया था, इस E1 E2 का हम लोग रिजल्टेंट निकाले थे तो E इस डायरेक्शन में आ गया था। यह निरक्षीय स्थिति का परिणामी था जो कि इस डायरेक्शन में था, तो हम देखेंगे इसके परपेंडिकुलर या, और उसी तरह से हम अच्छी स्थिति में देखेंगे तो अच्छी स्थिति का डायरेक्शन इधर ही गया था, चाहे इस डायरेक्शन में होगा या अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर E1 इस डायरेक्शन में हो गया, E2 इस डायरेक्शन में हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो E1 और E2 का परिणामी निकालेंगे, अर्थात इस बिंदु पर P पर परिणामी क्या होगा, तो E1 और E2 दोनों रिजल्टेंट वेक्टर हैं, दोनों का जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का परिणामी निकालेंगे। तो बिंदु P पर परिणामी क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर देखो E1 इस डायरेक्शन में E2 इस डायरेक्शन में, परिणामी कहां जाएगा, तो परिणामी हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये E का घटक हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, मान रख देंगे इसका, तो अंडर रूट 1/4πε0 K इंटू 2p cos थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 K इंटू p cos थीटा p sin थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर हम देखें तो 1/4πε0 के p/r³ दोनों में कॉमन है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 1/4πε0 के इंटू p/r³ को कॉमन कर लेंगे। अंडर रूट में देखेंगे स्क्वायर के रूप में यहां से बाहर आएगा जो कि वर्गमूल से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे रूट में क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर रूट में हमारे पास बचेगा 2 cos थीटा यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इस साइन स्क्वायर थीटा को रिड्यूस करें तो 1/4πε0 के इंटू p/r³ इंटू यहां से देखेंगे तो साइन थीटा को रिड्यूस करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर ये cos स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा E इक्वल टू
1/4πε0 k इंटू पी बाई आर क्यूब इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा निकल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर किसके कारण, तो एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये हमारा टॉपिक था। टॉपिक क्या था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी किसी भी बिंदु पर। तो हमने क्या लिखा, हमने क्या किया, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, तो जैसे हम लोग इसका फिगर बनाए हैं सेम लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसे किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। हमें वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से किसी भी से वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम फिर क्या किए कि जो हमारा डाइपोल था इसको दो रूपों में रिड्यूस किया, एक अच्छी स्थिति में ले गए, एक बार निरक्षीय स्थिति में ले गए। इस तरह से घुमा करके अच्छी स्थिति में ले गए जहां पर इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जिसका एक घटक होता है P cos थीटा। फिर इसको घुमा करके निरक्षीय स्थिति में लाते हैं तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, P sin थीटा। और इसका जो हम लोग पीछे पढ़े हैं अच्छी और निरक्षीय स्थिति में, वही फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं जैसा फार्मूला पीछे भी बताया। तो वही फार्मूला लगा E1 = 1/4πε0 k 2p बाई आर क्यूब होता है। चूंकि P का कौन सा कंपोनेंट है तो P cos थीटा है, इसलिए यहाँ पर क्या रख दिए P cos थीटा। फिर निरक्षीय स्थिति में आते हैं। निरक्षीय स्थिति में डाइपोल मोमेंट क्या है, तो A डबल डैश B डबल डैश है, और A डबल डैश B डबल डैश का जो डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो P sin थीटा है। तो निरक्षीय स्थिति का फार्मूला लगा देते हैं 1/4πε0 k P बाई आर क्यूब इंटू साइन थीटा। परिणामी निकालेंगे तो देखेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस दिशा में डायरेक्शन होगा, निरक्षीय स्थिति का इस दिशा में डायरेक्शन होगा। तो हम दोनों का परिणामी निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता ये हो जाएगी, और हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा ये फार्मूला निकल करके आता है। यहां से देखो ये एक ऐसा फार्मूला है कि जिसकी सहायता से अच्छी और निरक्षीय स्थिति का फार्मूला हम लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छी स्थिति में जाएंगे तो थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे, अगर हम लोग परपेंडिकुलर स्थिति में जाते हैं तो थीटा इक्वल टू 90 रख देंगे, तो हमें अच्छी और निरक्षीय स्थिति का फार्मूला मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को एक बार फिर से अपना देख लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम लोग इसी का एक दूसरा निकालने जाएंगे। लास्ट टॉपिक है हमारे इस पहले चैप्टर का कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को, अभी तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि वैद्युत द्विध्रुव अकेला है और उसकी कोई फील्ड बन रही है। क्या हम लिखे कि वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव का कोई फील्ड बना, उस फील्ड के कारण कोई बल लगा, और उस बल की दिशा क्या होगी, जिसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में केवल यह बताया गया कि जो भी हमारा चार्ज पार्टिकल्स है, चाहे वो एक चार्ज पार्टिकल हो चाहे वो दो चार्ज पार्टिकल हो, उसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उस बल की दिशा क्या होगी उसका निरूपण हम लोग करेंगे। अब हम ये चलते हैं कि अगर हम इस डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब उस पर क्या बल लगेगा और उस बल के द्वारा कार्य क्या होगा, हम ये लोग हम सब इसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, ये हमारा टारगेट है। अब देखेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, that is negative charge particle minus q and that is positive charge particle plus q, this is A and this is B। अब अगर हम इसको E फील्ड में रख दिए तो इस पर एक बल लगेगा चार्ज पार्टिकल्स के कारण। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो निगेटिव है, तो निगेटिव पर एक बल लगेगा इस डायरेक्शन में F,
और उसी तरह से ई फील्ड है तो इस पर एक बल लगेगा, उस बल का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो उस बल का डायरेक्शन यहां होगा। अर्थात यहां पर जो ये बल लगे, ये दोनों बल क्या लगे, सेम मैग्नीट्यूड में लगे बट अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण ये क्या करेंगे, इस डाइपोल को घुमाएंगे और घुमा करके कहां तक लाएंगे, तो इसको ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो जो ये हमारा डाइपोल था, ये डाइपोल इस तरह से घूम करके इस डायरेक्शन में आएगा, अर्थात उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग एक चीज और देखेंगे, मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पे रखा है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इस पर जो बल लग रहा है वो बल क्या है, तो वो बल हम लोग निकालेंगे तो उस पर कार्यरत बल F इज क्या होता है, तो F इज हम लोग पीछे निकाले हुए हैं, तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला अगर देखेंगे तो E इज क्या होता है, F बाई क्यू। E इज क्या होता है, F बाई क्यू। तो कितना बल लगेगा, तो F इज क्यू ई बल लगेगा। F इज क्या बल लगेगा, क्यू ई। एक चार्ज पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जिसका मैग्नीट्यूड E है उसके कारण कितना बल लगा, तो उसके कारण कार्यरत बल हो गया F इज क्यू ई। सेम मैग्नीट्यूड है, सेम चार्ज का सेम मैग्नीट्यूड है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम फोर्स लगा, उतना ही फोर्स इधर लगा, उतना ही फोर्स इधर लगा, अर्थात इधर जो F इज लगा वो प्लस क्यू ई इस डायरेक्शन में लगा, या फिर